कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कोरोना में आप लोग ठीक होंगे। लॉकडाउन थोड़ा सा और बढ़ गया है, पर ये हमारे और आपके लिए ही बड़ा है। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। तो अब हाँ, स्टार्ट करते हैं आज के नए एक्ट से। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट एक्ट है। इसके बारे में बहुत सारी जगह बहुत कुछ मटेरियल है, पर मैंने रिसर्च करके कुछ और बेहतर निकालने की कोशिश की है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे रिलेटेड नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। जो भी लोग नोट्स चाहते हैं वो मैं लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दूंगा, उस पर अपना व्हाट्सएप डिटेल छोड़ देंगे। और इससे रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी हमारे पास अवेलेबल है, उस टेस्ट सीरीज़ में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को हमने अगेन 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है बैकग्राउंड सेक्शन। इस बैकग्राउंड सेक्शन में हमने बताने की कोशिश की है कि चार्टर एक्ट को लाने के पहले क्या दुनिया की क्या स्थिति थी और क्या इश्यूज़ हुए। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 21 जुलाई 1813 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको पास किया तो उसका सबसे पहला कारण ये था कि मैंने आपको 1793 के एक्ट में बताया था कि 20 साल के लिए पिछली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर इशू किया गया था, मतलब रिन्यूअल जो हुआ था फॉर 20 ईयर्स ओनली हुआ था। इस बार भी अब रिन्यूअल की ज़रूरत थी, तो रिन्यूअल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अगेन 20 ईयर का रिन्यूअल देने के लिए चार्टर एक्ट ऑफ 1813 लेकर के आए। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा अगर आपसे कोई ईस्ट इंडिया एक्ट ऑफ 1813 की बात करे तो ये दोनों ही सेम एक्ट हैं, बस नाम अलग अलग है। तो अगला और सबसे ज़रूरी कारण जो था वो उस पर हम चलते हैं। बैकग्राउंड, उस समय आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग 1800 के बाद नेपोलियन बोनापार्ट बहुत तेज़ी से राइज़ किया। तो जब नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत तेज़ी से राइज़ किया तो उसने एक सिस्टम लेकर के आया, कॉन्टिनेंटल सिस्टम। कॉन्टिनेंटल सिस्टम में जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उनको ब्रिटिश के अलावा, ब्रिटिश को छोड़ करके खुद के लोगों से यानी यूरोपियन लोगों से ही ट्रेड करने के लिए उसने मजबूर किया। इस कारण से बहुत सारे मर्चेंट्स को और बहुत सारे ब्रिटिश ट्रेडर्स को नुकसान का सामना करना पड़ा। इस नुकसान के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी जब नुकसान में आई तो भी इस एक्ट को लाने के लिए बहुत पुरजोर कोशिश की गई और तब जाकर के 1813 एक्ट लाया गया। इसमें नेपोलियन बोनापार्ट को हम बहुत इम्पोर्टेंट रोल में मानते हैं। अगली बात क्या थी कि जब उन्होंने देखा मर्चेंट्स ने, बहुत सारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे, तो उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए। और उन्होंने एक डिमांड की, उसमें कहा कि शेयर ऑफ ब्रिटिश इन एशिया को बढ़ा दिया जाए, मतलब हम अब शेयर होल्डर हो जाएं जो आप ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे व्यापार कर रही है। ठीक, ये तो कुछ बैकग्राउंड था। इसका एक और से इम्पॉर्टेंट रीज़न है ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1813 लाने का कि उनको चार्टर को रिन्यू करना था फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स के रिन्यूअल के लिए वो ये एक्ट लेकर के आए। इसके बाद हम चलते हैं इसके प्रोविज़न के सेक्शन में। नाउ प्रोविजंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहला प्रोविज़न ये था कि कंपनी को कॉमर्शियल मोनोपोली जो थी वो ख़त्म कर दी गई, यानी कॉमर्शियल मोनोपोली वॉज एंडेड। बस एक मोनोपोली रह गई थी, ओपियम ट्रेड टू चाइना, यानी कंपनी जो चाइना को ओपियम का ट्रेड करती थी वो कंपनी चाहे तो कर सकती थी, इसमें कोई इशू नहीं था। बाकी कॉमर्शियल मोनोपोली कंपनी की पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई थी। नाउ नेक्स्ट, अगली बात, और ये हम पहली बार देख रहे थे कि ब्रिटिशर्स ने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को इंडिया में रिलीजन प्रोपगेट एंड प्रीच करने के लिए अलग से फंड का एलोकेशन किया। इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 1 लाख रुपीज़ ऑफ इंडियन करेंसी एट दैट टाइम, जो बहुत बड़ा बजट होता है अगर आप आज के उसमें देखें तो। उन्होंने 1 लाख रुपए उनको दिए, साथ ही साथ एजुकेशन और इंग्लिश एजुकेशन में रिफॉर्म आ सके इसके लिए भी उनको आगे काम करने के लिए कहा। एक महत्वपूर्ण बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम उन्होंने किया, प्रमोशन ऑफ साइंस। प्रमोशन ऑफ साइंस की जब आप बात अपन सोचते हैं तो आपको ध्यान होगा कि जब अपन अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और जब अपन
हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में साइंटिफिक टेम्परामेंट यूथ का बढ़े, इसके लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक प्रोविज़न रखा है फंडामेंटल ड्यूटी में। तो यहाँ पर भी सबसे पहले 1813 के एक्ट में प्रमोशन ऑफ साइंस ज़्यादा हो, इंडियन लिटरेचर का रिवाइवल हो, इसके लिए इस एक्ट में प्रोविज़न किया गया। आगे हम चलते हैं। आगे की जो प्रोविज़न है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। उसमें ये कहा गया कि जो लोकल गवर्नमेंट होगी, लोकल गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू चार्ज टैक्सेस ओवर द पीपल। और कौन से लोग? वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आते हैं, उन सारे लोगों पर लोकल गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स लेवी कर सकती है। अभी तो हम ट्रेड कर रहे थे, अब लाइक गवर्नमेंट हम उनको ट्रीट करने लगे कि अब तुमसे पैसा भी, मतलब अब हम तुमसे टैक्स लगाएंगे। और अगली बात उन्होंने कही, अभी तक आपको याद होगा कि जब 1773 का एक्ट आया था तो कंपनी का जो डिविडेंड था उसको 6% कर दिया गया, बाद में उसको बढ़ाकर 10% कर दिया गया, और 1813 के एक्ट में इसको 10.5 यानी डिविडेंड को बढ़ा दिया गया। ये तो थे प्रोविजंस। इनके इम्पैक्ट क्या हुए? सबसे पहला इम्पैक्ट ये हुआ कि इट रिफ्लेक्टेड द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में अपने पैर जमाने लगा था, ताकतवर हो गया था। ये चीज़ इस एक्ट से समझ में आने लगी। धीरे धीरे उसने अपने पिलर्स यहाँ मजबूत करना शुरू कर दिए। क्राउन जो था, यानी कि जो ब्रिटिश क्वीन या किंग थे, जो भी वहाँ के राजा थे, रानी थी, वो पूरी तरीके से भारत में सोवरेन हो गए थे। सोवरेन आप समझते हैं कि मतलब जो कंप्लीट कंट्रोल, यानी जो वो चाहेंगे, जैसे वो चाहेंगे वो कर सकते हैं। अगला जो इम्पैक्ट इंडिया में इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का पड़ा, वो ये था कि जो कोर्ट्स थे उनको ब्रिटिश यूरोपियन सब्जेक्ट्स पर भी पावर प्रोवाइड कर दिया गया था। ये अच्छी बात थी कि कोर्ट्स को अगर ये पावर दिया तो वो सही और गलत, मतलब कुछ भी तरह के डिसीजंस लेने के लिए फ्री कर दिए गए थे। पहली बार ऐसा देखा गया कि ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी लेकर के आए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बताई गई कि कॉन्स्टिट्यूशनली ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया एग्जिस्ट करता है। उन्होंने पहली बार ये भी इम्पैक्ट देखा गया कि सिस्टम ऑफ एजुकेशनल ग्रांट वाज इनिशिएटेड, यानी कि एजुकेशन के लिए हम ग्रांट्स देंगे, ये बात भी देखी गई। नाउ नेक्स्ट प्रोविजन इज इनिशिएटेड मॉडर्न एजुकेशन रिफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसको आप कई जगह पे यूज़ कर सकते हो कि 1813 में मॉडर्न एजुकेशन रिफॉर्म की बात कही गई थी और इसको ध्यान में रखा गया था। नाउ डिफेक्ट मोर और लेस बहुत कम हैं, मतलब कंपैरेटिवली कुछ कम ही हैं कहना चाहिए। पहली बात तो ये कि इस एक्ट का कंपनी ने ऑब्जेक्शन किया था। कंपनी ने कहा था कि इतने सारे हम टैक्स लेवी कर रहे हैं तो हमको तो पैसा कमाना चाहिए, फिर हम भारतीयों के लिए उनके लिटरेचर को रिवाइवल कर रहे हैं, उनको इंग्लिश एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा जो डिफेक्ट था वो ये था कि टैक्स लेवी करने के लिए आपने राइट्स तो दे दिए लोकल गवर्नमेंट को, पर लोकल गवर्नमेंट ने पूरी ताकत यानी पूरे पावर के साथ उनको इम्प्लीमेंट कराया, जिसके कारण एक्सप्लॉयटेशन हुआ। जो लोग टैक्स नहीं दे सकते थे, जो लोग टैक्स के दायरे में नहीं आते थे, उन पर भी टैक्स लेवी किया गया। और उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा डिफेक्ट जो था वो ये था कि इंटरफेरेंस इन द मैटर ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म पर इंटरफेरेंस बढ़ता चला गया। और ये बहुत बड़ा कारण था जो कि अनरेस्ट आगे चल कर के हम देखेंगे किस तरीके से रिवोल्ट्स हुए, जगह जगह पर घटनाएं हुई और लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया। देखो, कभी भी किसी के रिलीजन में, किसी के धर्म के मामले में कभी कोई विरोध नहीं करना चाहिए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये गलती की थी। चलिए, यहाँ पर ये एक्ट ख़त्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट एक्ट में। थैंक यू। बात की है चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1813। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, प्रॉब्लम, इशू हो, आप कमेंट सेक्शन पर जाकर के कमेंट कीजिएगा। हम आपके कमेंट जल्दी से जल्दी आपको सजेस्ट करेंगे, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए हैं या ऑल इंडिया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9424357515 पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कीजिए। हम आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। अपना ध्यान रखिए।